Now the next force that I have is instantaneous dipole induced dipole और London dispersion force. Now इस फोर्स को समझने के लिए let me assume कि मेरे पास चार मॉलिक्यूल्स हैं A, B, C and D. Now ये चारों मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द मॉलिक्यूल. नाउ सिंस कि मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, तो सपोज किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी के क्लोज आया. जब मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी के क्लोज आता है तो सपोज ए का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इस ए का न्यूक्लियस क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो जब बी के इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं रहेगी. चूँकि ए का न्यूक्लियस बी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके ए के ज़्यादा करीब आ जाएंगे. तो अब यूँ मॉलिक्यूल बी में एक साइड पार्शियल पॉजिटिव और एक साइड पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी. नाउ ये जो बी मॉलिक्यूल है, इसका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड क्या करेगा, ये ए मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा फ्रंट साइड से. सो जब ए मॉलिक्यूल रिपेल होगा तो अब ए के अंदर यूँ होगा कि सामने इलेक्ट्रॉन्स कम और पीछे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे, तो ए की एक साइड पार्शियल पॉजिटिव और दूसरी साइड पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी. सो नाउ किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आए और इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इनके अंदर डायपोल्स क्रिएट हो गए. नाउ ये डायपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस डायपोल को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल. नाउ चूँकि ये डायपोल हमारे पास क्रिएट हुआ है बाय मॉलिक्यूल्स कमिंग टुगेदर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल. नाउ चूँकि ए और बी अब पोलराइज हो गए हैं, तो व्हाट विल हैपन विद सी एंड डी. अब चूँकि ए की ये साइड पार्शियल नेगेटिव है, सो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल सी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से रिपेल करेंगे. जब मॉलिक्यूल सी के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स के सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बैकवर्ड्स रिपेल हो जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में फ्रंट साइड पार्शियल पॉजिटिव और बैक साइड पार्शियल नेगेटिव होगी. इसी तरह मॉलिक्यूल बी की ये साइड पॉजिटिव है, ये क्या करेगी, मॉलिक्यूल डी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी क्योंकि ये साइड पार्शियल पॉजिटिव है. तो अब डी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल नहीं रहेगी. अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ यूं अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसकी एक साइड पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी. अब मॉलिक्यूल ए क्या करेगा, मॉलिक्यूल सी को अट्रैक्ट करेगा और मॉलिक्यूल बी क्या करेगा, मॉलिक्यूल डी को अट्रैक्ट करेगा. नाउ बेसिकली हुआ क्या कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मॉलिक्यूल्स ए और बी क्लोज आए, इन दोनों के दरमियान इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ. अब इनके दरमियान जो इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अपने साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स पड़े थे उनके अंदर एक और डायपोल क्रिएट किया या इंड्यूस किया. तो इस डायपोल को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डायपोल. सो ए बी में इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट हुआ और इन्होंने आगे से सी और डी में डायपोल को इंड्यूस किया. सो इस फोर्स को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स. नाउ लेट्स लुकिंग एट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लंदन डिस्पर्शन फोर्स. तो सबसे पहली इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों में एग्जिस्ट करती है. सो ये हमारे पास पोलर कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट दोनों में एग्जिस्ट करेगी. लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि ऑल्दो पोलर में ये एग्जिस्ट करती है, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी डायपोल डायपोल फोर्स प्रेजेंट होती है. तो जब उनमें ऑलरेडी डायपोल डायपोल फोर्स प्रेजेंट है तो उन मॉलिक्यूल्स में हम इस फोर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते. सो हम इसको मेजरली कंसिडर करते हैं फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास और कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती एक्सेप्ट लंदन डिस्पर्शन फोर्स. सो हम इसको नॉन पोलर में ज़्यादा कंसिडर करते हैं. देन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें, सो वी नो कि हमारे पास ये
इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है, जो कि हमारे पास परमानेंट पोल्स नहीं है। दोनों जगहों पे हमारे पास डायपोल्स क्रिएट किए गए हैं बाय द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो दिस इज़ अ वेरी वीक फोर्स। नाउ कीप इन माइंड कि ये हमारे पास वैसे तो वीक फोर्स है, लेकिन हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, और इवन ये मैग्नीट्यूड इतना इंक्रीज़ कर जाता है कि ये डायपोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है। देन नेक्स्ट, लाइक एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट्स नेचर इज़ मेक एंड ब्रेक फोर्स। Then next, if I talk about the nature of this force, so it is electrostatic force because it is present between charges. और अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक हमें अल्केन्स देखने को मिल जाती हैं, लाइक हमें अल्कीन्स देखने को मिल जाती हैं, लाइक हमें अल्काइंस देखने को मिल जाती हैं। यानी वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हमें देखने को मिलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में हमें मेजरली लंदन डिस्पर्शन फोर्स देखने को मिलती है। Now there are two major factors that affect the magnitude of this force, and the first factor that affects the magnitude of this force is size. नाउ सपोज़ मेरे पास दो छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज़ आए हैं और इसके कंपैरिजन में दो बड़े मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज़ आए हैं। नाउ अगर मैं छोटे मॉलिक्यूल्स को देखूं तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस स्प्रेड है, तो ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिपेल नहीं करेगी या अट्रैक्ट नहीं करेगी। सो इसके अंदर डायपोल जो इंस्टेंटेनियसली या इंड्यूस होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज़ वेरी मच स्प्रेड। सो इनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होगी वो ज़्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बड़े हैं, इनको डिस्टर्ब करना या पोलराइज करना आसान है। सो हमारे पास द ग्रेटर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल द ग्रेटर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स। इसकी कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं अल्केन से। सपोज आई हैव द स्मॉलर अल्केन मीथेन, देन लार्जर अल्केन ईथेन, देन इवन लार्जर अल्केन प्रोपेन एंड इवन लार्जर अल्केन ब्यूटेन। सो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा। अब चूँकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, सो हमारे पास जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स इंक्रीज़ होने की वजह से अल्केन्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी साइज़ के साथ इंक्रीज़ करेगा। Then the next major factor that affects the London dispersion force is shape of molecule. Suppose मेरे पास एक मॉलिक्यूल है लीनियर या ओपन फॉर्म में लाइक दिस, एंड देन मेरे पास इसी साइज़ का सेम नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ मॉलिक्यूल है जो कि ब्रांच्ड या कॉम्पैक्ट शेप में है लाइक दिस। नाउ अगर मैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करूं तो जो मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा एक्सपोज्ड है। इस ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस करना आसान है, जबकि जो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है और ये कॉम्पैक्ट है, तो इसके अंदर डायपोल को इंड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो देयरफॉर हमारे पास जो लीनियर साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ब्रांच्ड और कॉम्पैक्ट शेप मॉलिक्यूल्स। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि हमारे पास लीनियर चेन नॉर्मल पेंटेन है जो कि मैंने ड्रॉ की है, और मेरे पास एक और टाइप ऑफ पेंटेन है नियो पेंटेन जिसको मैंने ड्रॉ किया है। सो हमारे पास नॉर्मल पेंटेन की लंदन फोर्सेस नियो पेंटेन से स्ट्रॉन्ग है, देयर फोर्स इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास नियो पेंटेन से ज़्यादा है।